आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो कल हमने देखा था कि प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दी जाती है और उसके जो भी कांस्टेंट्स या फिर टर्म्स यूज़ होते हैं वो कैसे किस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एंगल कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी दो प्लेन है और उनके बीच में आपको एंगल निकालना है। तो जैसे कि हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे निकालते हैं उनके बीच का एंगल। तो एक प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको नाम दे दिया हमने ABCD। एक ये प्लेन हो गया आपका और एक ये प्लेन हो गया आपका EF। ठीक है, तो ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है कि उसके जो नॉर्मल, हमने पढ़ा था कि अगर इसकी इक्वेशन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0 है। सपोज करिए A1 B1 की फॉर्म में लिया हुआ है, तो ये इसकी इक्वेशन है। तो हमने कहा था जो A1 B1 C1 और D1 होते हैं ये इसके नॉर्मल के DRS होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका भी अगर इस प्लेन की इक्वेशन सपोज A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 इज इक्वल टू 0 है, तो A2 B2 C2 और C2 जो होंगे वो इसके नॉर्मल के DRS होंगे। तो पहले आपको इनका नॉर्मल ड्रॉ करना है इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ओके, तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये लाइन जो है वो इस पे नॉर्मल बन जाएगी। इसी तरीके से इस वाले प्लेन पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे भी आप एक नॉर्मल लाइन इस पे ड्रॉ कर दीजिए। तो सपोज करिए आपने इस पे नॉर्मल ड्रॉ करा और वो लाइन कुछ इस तरह की बनी। ओके, तो ये लाइन ये बनी और ये वाली लाइन ये बन रही है, तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर हो गई। तो ये नॉर्मल हो गया, तो इसके जो आपके DRS हो गए वो क्या माने जाएंगे, A2 B2 और C2। इसके DRS क्या माने जाएंगे, A1 B1 और C1। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है वो वही एंगल होगा जो इन दोनों प्लेन के बीच में बन रहा होगा। ठीक है, और हमें पता है दो लाइन जिनके हमें DRS पता है उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला हमको पता ही होता है। तो क्या एंगल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम DRS के बीच में एंगल कैसे निकालना है हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये एंगल का फॉर्मूला हो गया। अब इनके कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि ये दो प्लेन अगर पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब होता है उनके बीच का जो एंगल है वो 0 बन रहा होगा। जैसे अगर मैं पैरेलल प्लेन ड्रॉ करूं तो पैरेलल प्लेन किस हिसाब से बनेगा, एक प्लेन ये हो गया, ओके, और दूसरा प्लेन हमने इस टाइप का ड्रॉ कर दिया। अगर एक प्लेन इस टाइप का हो गया और एक प्लेन इस टाइप का हो गया, ये आपके दो पैरेलल प्लेन हो जाएंगे। अब जब ये दो प्लेन मान लीजिए पैरेलल हैं तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0 बनता है। 0 का मतलब हुआ यहाँ पे अगर आप 0 लगाएंगे तो वैसे भी दो प्लेन अगर पैरेलल हैं यानी कि इसका जो नॉर्मल खींचेंगे और इसका जो नॉर्मल खींचेंगे वो दोनों भी पैरेलल होंगे। अब दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, अगर उनके DRS भी आपस में DRS सेम है या फिर DRS जो है वो सेम रेशियो में है, यानी इसकी मतलब हो जाएगी पैरेलल के लिए जो कंडीशन होती है वो आप कह सकते हैं प्लेन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब हुआ कि A1 B1 C1 अगर पहले वाले प्लेन के DRS है तो और दूसरे के हैं A2 B2 C2 तो ये आपस में इक्वल रेशियो में होंगे। ये हो गई दो प्लेन के पैरेलल होने की कंडीशन। इसी तरीके से परपेंडिकुलर का मतलब होता है दो प्लेनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर के टर्म्स इधर चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बस इन्हीं पे बेस्ड आप कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0 और एक प्लेन है 2x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। इनके बीच में आपको
इक्वेशन के बीच दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू, पहले के डी आर एस क्या है 3 -4 और 5, दूसरे के डी आर एस क्या हो गए 2 और ये हो गया -4 इंटू इसका है -1 प्लस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और फिर दूसरे में आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लीजिए। तो 3 2 ज़ा 6, -4 1 ज़ा +4, 5 2 ज़ा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाई ये 9 + 16 + 25, यानी कि अंडर रूट 50 बनेगा, और ये बनेगा 4 + 1 + 4 यानी कि 9 का अंडर रूट। तो ऊपर बनेगा आपका, अब आप देख लीजिए ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है आपका 6 + 4 + ये 10 बन रहा है टोटल आपका, ऊपर 10 0 हो जा रहा है तो ये टोटल कितना बनेगा 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, तो मान लीजिए अगर ये 0 नहीं आता, सपोज करिए कुछ भी आता 1/, ये अपॉन में 3/√50 होता, ऊपर कुछ आता तो कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हो जाती। ठीक है, तो अगर आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो कॉस इन्वर्स करके आप कुछ वैल्यू निकाल लीजिए, अदरवाइज जितना है उतना आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंपल फार्मूला लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा एंगल निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप देखिए इस प्लेन से पास हो रहा है, तो पास होने का मतलब क्या होता है, हमने कल देखा था किसी पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से दी जाती है, y - 2 हो जाएगा प्लस c z - 3 इज इक्वल टू 0। अब जो भी प्लेन निकालना है वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। तो अभी हमने देखा था दो प्लेन अगर पैरेलल है यानी कि उनके जो नॉर्मल के DRS होंगे वो सेम होंगे या सेम रेशियो में होंगे, कुछ भी कह लीजिए। तो यानी कि ABC जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा 3 4 और -5 के इक्वल होगा। बस आ गया आंसर, 3x + 4y - 5z। अब बाकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 -8 और ये -5 लगाएंगे तो प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 3x + 4y - 5z + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हो गया जो कि इस पॉइंट से भी गुजरता है और इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू और ये C की वैल्यू हो गई क्योंकि ये प्लेन पैरेलल है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन x + 5y + 4z + 22 एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 12। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू कितनी है 0 है, 12 है। तो पहले आप निकाल लीजिए कि इस प्लेन के पैरेलल इक्वेशन क्या दी जाएगी। तो देखिए, अब या तो आप स्मार्ट तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट तरीका ये कहता है कि एक ऐसा प्लेन, मान लीजिए कोई लाइन है, अगर हम रियल लाइन में देखें तो हम क्या कहते थे, ये लाइन है मान लीजिए। ठीक है, आपको पता है ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका अगर x = a कह दिया। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने दूसरी लाइन ले ली कि जो कि इसी के पैरेलल होगी, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे x = b। ठीक है, तो लाइन लगभग सेम ही है, बस आपका जो पॉइंट है या कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होता है, बाकी पूरा वैल्यू सेम ही रहती है। तो इसमें भी यही होगा कि अगर इस प्लेन के पैरेलल है यानी कि इक्वेशन क्या होगी 5y + 4z, बस आपका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, प्लस d = 0। तो ये इक्वेशन हो गई जो कि इस प्लेन के पैरेलल होगा। अब सम ऑफ इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, तो इंटरसेप्ट का निकालने का हमने तरीका बताया था कल, 5y + 4z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -d, x अपॉन -d प्लस 5y अपॉन -d प्लस 4z अपॉन -d इज इक्वल टू 1। आगे करेंगे तो ये अपॉन में -d प्लस y अपॉन में -d अपॉन 5 प्लस z अपॉन में -d अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ी थी, तो ये जो होते हैं वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इनका जो सम आना चाहिए वो 12 आना चाहिए, यानी कि -d अपॉन 5 -d अपॉन 4, इसका जो सम आएगा वो 12 आएगा। तो एलसीएम लीजिए 20 -20 -4 -5 और d हमने बाहर कॉमन कर लिया इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 20 4 24 5 25
-25 डी अपॉन 20 इज इक्वल टू 12। 5 पंजे 25, 5 चौको 20। ये हो जाएगा आपका -5 डी इज इक्वल टू 12 चौके 48। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, डी इज इक्वल टू 48 बाई -5। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही रिक्वायर्ड प्लेन था, बस आपको डी की वैल्यू निकालनी। तो माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/5। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x + 5y + 4z इज इक्वल टू 48/5। और चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x + 25y + 20z इज इक्वल टू 48। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जो चीज़ कह रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें जो हिंट दिए हुए हैं वो अप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स -1, 1, 1 इन दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। थ्रू द पॉइंट्स यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, ax + 1 + b y - 1 + c z - 1 इज इक्वल टू 0। अब यही प्लेन इससे भी पास हो रहा है, यानी मैं x y z को अगर मैं इससे रिप्लेस करूँ तो सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि a x को रिप्लेस किया 1 से, b y को रिप्लेस किया -1 से, प्लस c z को रिप्लेस किया फिर 1 से इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2a - 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई आपको एक। अब आपको क्या निकालना है, आपको बोल रहा है परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन के। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर कोई भी जो भी प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए आपने ये प्लेन लिया हुआ है, तो ये प्लेन के जो DRS होंगे उसके नॉर्मल के वो ABC होंगे। तो प्लेन के DRS है ABC और ये इसके परपेंडिकुलर है किसी दूसरे प्लेन के। तो हमने पढ़ा था कि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब यहाँ पे देखा था हमने कि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जब उनके DRS का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। तो जो प्लेन हमने कंसीडर किया है उसके DRS हमने ABC लिए हैं हुए हैं और इसके DRS होंगे 1, 2 और 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सम कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि क्या इक्वेशन बनेगी, a + 2b + 2c इज इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन से आया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें क्रैमर्स लॉ यूज़ कर लीजिए। तो इस वाली इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, a - b इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को। अब इसमें क्रैमर्स लॉ अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्रैमर्स लॉ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें हो जाएगा आपका, और एक इक्वेशन है a + 2b + 2c इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकालते हैं क्रैमर्स लॉ, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1 × a, यहाँ पे बना है -1 × b और 0 × c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है 1 × a + 2 × b + 2 × c इज इक्वल टू 0। क्रैमर्स लॉ के हिसाब से a अपॉन करते हैं, b अपॉन करते हैं और c अपॉन में कर लेते हैं। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे से आप देखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, a के अपॉन में करने के बाद अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं 1 - 1 0 1 2 और 2, तो पहले वाले में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 - 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी वाले को अगर आपको सॉल्व करना है, बी वाले में देखिए चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बी वाले में कैसे सॉल्व करेंगे, 0 2 और इसके बाद आप लिखेंगे 1 1 को, उल्टा नहीं सॉल्व करना है आपको। ओके, जैसे कि a b c, तो a के लिए क्या सॉल्व करा आपने, bc, तो b के लिए आपके क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ca। ओके, तो ये जो है वो साइकिल बनेगी। तो ये बनेगा 0 - 2 और ऐसे c वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको हटाइए और a और b को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 - -1 यानी कि +1 हो जाएगा, यानी कि 3। तो a अपॉन में -2, b अपॉन में -2 और c अपॉन में 3 इक्वल टू लैम्डा कर लेते हैं। तो a इक्वल टू -2 लैम्डा, b इज इक्वल टू -2 लैम्डा और c इक्वल टू 3 लैम्डा। बस यही इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन में आप a b c की जगह ये वैल्यू लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो लैम्डा स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा बाद में इसमें लगाने पे भी कॉमन करके आपको 0 ही करना है। तो सीधे सीधे -2 और 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे आंसर मिलने वाला है आपको फाइनल। यहाँ पे रखिए a की जगह आपको पुट करना है -2,
x+1 हो जाएगा, b की जगह पुट करना है -2, y-1 हो जाएगा और c की जगह आपको पुट करना है 3, यानी कि 3z-1 = 0। तो -2x -2y + 3z -2 -4 + 3 -1 = 0। थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो -3z + 1 = 0। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हो गई। ओके, तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मैं जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसको अगर हम समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि अगर एक प्लेन की इक्वेशन इस तरह से दी जाती है, एक प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से दी जाती है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और उनके मॉड से, यानी कि उनके अंडर रूट का स्क्वायर का सम करके आप उनसे डिवाइड कर दीजिए। पैरेलल कब होंगे? जब इनके बीच का एंगल 0 होगा, यानी कि ये आपस में सेम रेशियो में होने चाहिए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। परपेंडिकुलर कब होंगे? जब आपका इनका वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 90 0 होता है, यानी कि इनका प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।